मेक इन इंडियाचा मेळा या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत। मेक इन इंडिया या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्या संकल्पनेतून अहमदाबादमध्ये टेक्सटाईल इंडिया 2017चं आयोजन करण्यात आलंय। भारतीय वस्त्रोद्योगात समाविष्ट असणारे सर्व घटक यात एकाच छत्राखाली येणार असून 2500 विदेशी तसंच 15000 देशी खरेदीदार याच्यामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि याच निमित्ताने स्मृती इराणी यांची ही खास मुलाखत। नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है देश का कपड़ा उद्योग, यानी टेक्सटाइल सेक्टर। ये देश की रीढ़ है। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें तो भारत के एक्सपोर्ट्स में इसकी करीब 11% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, बेहतरीन क्वालिटी के अलावा देश के कई लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर रोजगार देता है। अब देश के कपड़ा उद्योग को और गति कैसे दी जाए और भारतीय फैब्रिक और भारतीय उत्पादों की धाक देश और विदेश में और कैसे बढ़े, इसे लेकर मोदी सरकार ने टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन करने का मन बनाया है। 30 जून को गुजरात के गांधीनगर में टेक्सटाइल्स इंडिया 2017 प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। 3 दिवस का यह कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। टेक्सटाइल्स के इस महाकुंभ की क्या खासियत होगी और किस तरह से देश के कपड़ा उद्योग को प्रमोट करने में यह हमारी मदद कर सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, देश की कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। और सबसे पहले बहुत बधाई आपको कि आपकी सरकार और आपके मंत्रालय ने इस तरह का एक आयोजन करने का मन बनाया है। इतने बड़े स्तर पर अपने आप में सबसे बड़ा आयोजन है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ये इसके पीछे आपकी सोच और मकसद क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र के सम्मुख एक आह्वान किया था कि हम मेक इन इंडिया का नारा लेकर पूरे विश्व में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस मेक इन इंडिया के नारे को, इस कार्यक्रम को राष्ट्र भर ने सराहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत सारा समर्थन मिला। निवेश की दृष्टि से, एफडीआई की दृष्टि से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गत 3 वर्षों में हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है। और जैसा कि आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी एक अगर हम अपने उद्योग को देखें, भारत की विरासत को देखें, इतिहास को देखें, तो हमारे अर्थतंत्र में टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज तक टेक्सटाइल विभाग के माध्यम से छोटे छोटे सेगमेंट्स में ही कार्यक्रम किए जाते थे। कहीं छोटा सा सिल्क का कार्यक्रम हो गया, अथवा कहीं कारपेट का हो गया, कहीं हैंडीक्राफ्ट का हो गया, कहीं अपैरल का हो गया, लेकिन वो सब सिर्फ एक्सपोर्ट की दृष्टि से होता था और छंद छंद में ही लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आते थे और वो एक हिस्सा मात्र भारत की टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का देख के चले जाते थे। हर साल भारत के जितने भी उद्यमी हैं, चाहे वो वीवर्स हों, आर्टिजन हो या फिर इंडस्ट्री हो, वो सब अपना सामान लेकर विश्व भर में जाते और प्रमुखतः 25 से 30 देशों में ही जा पाते और अपना काम दिखा पाते। पहली बार हमने निर्णय लिया कि अगर हम मेक इन इंडिया का प्रधानमंत्री का सपना सच करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं पूरा विश्व हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की खासियत, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को देखे एक छत के नीचे। इसीलिए टेक्सटाइल्स इंडिया इवेंट 2017 की हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछली सरकारें ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं कर पाई, सोच भी क्यों नहीं पाई? देखिए, पिछली सरकार का एक बहुत बड़ा अगर आप स्वरूप देखें टेक्सटाइल की दृष्टि से, तो एक नेगेटिव स्वरूप ये था कि यूपीए 2 का जो अंतिम का 4 वर्ष का एक कार्यकाल था, उसमें जब हमने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कागजात देखे, पार्लियामेंट में कागजात देखे, तब ये पाया कि जितनी स्कीमें थी लगभग 40, उसमें से 22 स्कीमों का जितना पैसा था वो टेक्सटाइल विभाग कभी भी टेक्सटाइल सेक्टर को पहुंचाता नहीं था, पूरी तरह से सरेंडर कर देता था। तो अगर 4-5 वर्ष के अंतराल में जो स्कीमें एक टेक्सटाइल सेगमेंट को समर्पित होनी चाहिए थी, उसी में सरकार कारगर नहीं थी, तो निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी हानि होना स्वाभाविक सा था। हमने इस सरकार में कोशिश की कि जितना फंड एलोकेट होता है वो प्रधानमंत्री जी का बार बार एक आधार रहा है, निवेदन रहा है, आदेश रहा है कि आप उसको डीबीटी के माध्यम से, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से लाभार्थी को पहुंचाइए। इस साल 100% जितना भी बजट एलोकेट हुआ
वो इंडस्ट्री को पहुंचा, वो कारीगरों को पहुंचा, वो हमारे बुनकरों को पहुंचा। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए स्मृति जी, अगर आप ये बता पाएं कि इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, मैं देख रही थी इसका जो ब्रीफ था उसमें मुख्यमंत्री आ रहे हैं कई राज्यों के, 2500 के करीब इंटरनेशनल खरीदार हैं, 15,000 से ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक बायर्स होंगे। इन सब का यहाँ आना एक छत के नीचे, ये क्या मायने रखता है हमारे कपड़ा उद्योग? देखिए, आज तक अगर आप कपड़ा व्यापारी को हिंदुस्तान में मात्र देखें अथवा इस मंत्रालय को देखें, तो जो डोमेस्टिक व्यापारी है कपड़े का, उसने हमसे आकर कहा है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम का एक एसोसिएशन है जिसमें सारे जो कपड़े के रिटेलर्स हैं वो आते हैं। उन्होंने कहा, मैम आज तक हमने देखा कि इस मंत्रालय के माध्यम से मात्र एक्सपोर्ट ही वार्तालाप करते थे, तो देश का आंतरिक जो एक इकोसिस्टम है उनसे कभी चर्चा नहीं हो पाती थी। हमने कहा हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे वो लोग जो हिंदुस्तान के टैलेंट को हिंदुस्तान से बाहर देते हैं और वो लोग जो हिंदुस्तान के टैलेंट के माध्यम से हिंदुस्तान के ही ग्राहक की सेवा करते हैं, उन सबको एक समान प्लेटफॉर्म मिले। और टेक्सटाइल्स इंडिया का ये इवेंट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपने सही कहा, 2500 इंटरनेशनल बायर्स वो स्वयं आएंगे, 15,000 हिंदुस्तान की फर्म्स छोटी बड़ी सब एक छत के नीचे आएंगी। आपका जो पूरा एजेंडा था उसमें मैं देख रही थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया टेक्सटाइल प्रमोशन, इस पर खासे जोर की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी का एक निवेदन था कि अक्सर पुरानी सरकारों में ये होता था, घोषणा एक सरकार करती थी, उद्घाटन कोई और ही करता था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक लक्ष्य रखें, एक समय अवधि के अंदर ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट में, और उनका बार बार निवेदन रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में जॉब्स को और बढ़ाने की दरकार है। मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से उन्होंने ये आग्रह रखा और निर्णय किया कि हम स्पेशल एक टेक्सटाइल वहाँ पर आउटरीच करें और नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम लोग हर एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं। ये सराहनीय बात है कि इस सरकार में मात्र 1.5 साल की अवधि में सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, सिक्किम में भी जुलाई के माह में ओपन होगा। रोजगार की आपने बात की स्मृति जी, कृषि के बाद कपड़ा उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो इस एक्सपो के माध्यम से देश के कपड़ा व्यापारी या जो कारीगर हैं वो क्या उम्मीद करें, रोजगार के क्षेत्र में क्या अवसर? सरकार का काम है आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना। सरकार, मान लीजिए आप अगर बुनकर की बात करें तो 2009-10 में एक हैंडलूम सेंसस हुआ था जिसके अंतर्गत बुनकर के परिवार के बच्चे लगभग पूरे समाज में मात्र 1% ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर बुनकर से पूछो कि आपके बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव है इसलिए नहीं पढ़ पाते। तो हमने प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार इस साल NIOS और IGNOU मुक्त जो शिक्षा है स्कूली और यूनिवर्सिटी की, उसके साथ हमने समन्वय के माध्यम से निर्णय किया है कि अगर आप बुनकर के परिवार के हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मार्जिनाइज परिवार से हैं, SC/ST समुदाय से हैं, अथवा BPL परिवार से, अथवा दिव्यांग है, महिला हैं, तो आपकी 75% फीस अब भारत सरकार भरेगी ताकि वो पढ़े लिखे, इंटरनेशनल मार्केट्स को समझे। दूसरा, एक तरफ हम लोग बुनकर की बात करते हैं तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएं। अब स्मार्ट सिटीज़ बनाते हैं तो कैनपी अगर लगती है तो वो टेक्सटाइल है एक्चुअली। आजकल सड़कों में भी जियो टेक्सटाइल का जो जूट से बनाया हुआ है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हिली एरिया है तो उसमें स्लोपिंग को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए जूट का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर नए भारत के निर्माण की हम बात करें उसमें टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल भी निवेश और सहयोग संभावित है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स जो हैं इन सब को हम लोग उस इवेंट में प्रदर्शित करें। इसीलिए सेगमेंट वाइज, चाहे वो कॉटन है, जूट है, सेगमेंट वाइज अगर वो हैंडीक्राफ्ट है या फैशन है, इन सभी सेगमेंट्स को देखते हुए लगभग 24 राउंड टेबल्स हैं। अगर हम चाहते हैं पूरा विश्व हिंदुस्तान आए और सोर्स करे फाइबर या फैब्रिक हमसे, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे कृषि को भी होगा। अगर हम चाहते हैं कि कृषि, मान लीजिए जूट में अपने उत्पाद को और बेहतर करे, तो कृषि को हमें सर्टिफाइड सीड्स पहुंचाना है। इसलिए हम लोग कृषि मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, ताकि समन्वय से हम किसान को उसके सर्टिफाइड सीड्स दें, ताकि किसान का जो उत्पादन वो बेहतर हो, ताकि एक्सपोर्टर और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बेच सके और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। अब ये सारा जो तंत्र मैंने अभी आपको समझाया, उस सब में कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप सिस्टम को बेहतर करते जाते हैं, वैसे वैसे नौकरियों की उपलब्धता या फिर नौकरियों का कहीं ना कहीं एक
सृजन बढ़ता जाए। सृजन ही नहीं, नए रास्ते इख्तियार करते हैं लोग कि सिर्फ नौकरी ना करें, कई लोग मुद्रा योजना से जुड़ के अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का टेक्सटाइल सेक्टर के लिए विजन क्या है? उनका विजन मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीके से अगर अलंकृत होता है तो वो 6000 करोड़ का जो पैकेज है अपैरल के लिए और मेडअप्स के लिए, उसके माध्यम से होता है। तो अगर आज आप विंबलडन का मैच देखें तो आपको एक भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं ये जानकारी होनी चाहिए कि विंबलडन के मैच में जो टाल्स यूज़ होते हैं वो सब हिंदुस्तान में बनते हैं, वेल्सपन द्वारा, जो गुजरात में स्थित है वर्तमान में। आज अगर आप देखते हैं कि आप न्यूयॉर्क में जाते हैं तो लोग बात करते हैं इजिप्शियन कॉटन की, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा कॉटन है, लेकिन इजिप्शियन कॉटन से बेहतर एक कॉटन है जिसका नाम है सुविन, जो हिंदुस्तान में बनता है। और शायद हिंदुस्तान में ही पुरुषों को पता नहीं है कि वो इजिप्शियन कॉटन से भी बेहतर है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम क्या दे सकते हैं विश्व को जो जेन्युइनली क्वालिटी की दृष्टि से सबसे बेहतर है। और क्योंकि हम प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में विश्वास करते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ बहुत महंगी मिले। तो हम कंपेटिटिव हैं और हमारे पास क्वालिटी है। ये सारी चीज़ें जब टेक्सटाइल्स इंडिया इवेंट के माध्यम से हम देश के लोगों को और विदेशी हमारे बायर्स को बतलाते हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की विजन को वो कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉटन की आपने बात की मैम, कॉटन स्कूल, इसके साथ हैशटैग के साथ आपने मैसेजेस किए, ट्विटर पे ट्वीट किया, लेकिन वो एक कैंपेन बन गया, वो रेज बन गया और 70 मिलियन लोग उससे जुड़े। बिल्कुल, मतलब कॉटन इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस तरह का इनोवेटिव आइडिया एक मंत्री के तौर पर आप आगे भी लेकर आना चाहेंगे जिससे यूथ इस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो, बायर्स को समझ आए कि कितना कुछ है हमारे भीतर। हमारा अगर कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड ना हो तो उस कंज्यूमर को लगता है मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, अथवा ये चीज़ और सस्ते दाम में कहाँ मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये हैशटैग चलाते हैं तो एक तो हमारी जो अपना इतिहास है, लेगेसी है, उसको अप्रिशिएट करने में हमें मदद मिलती है। दूसरा, इन दोनों हैशटैग आई वेयर, हैंडलूम एंड कॉटन स्कूल, इसके माध्यम से मुझे एक चीज़ हमारे हिंदुस्तानी कंज्यूमर के बारे में बहुत भाई है, वो ये कि अगर उन्हें पता है कि उनकी ख़रीद से किसी किसान की मदद होती है, किसी बुनकर की मदद होती है, किसी शिल्पकार की डायरेक्ट मदद होती है, वो निश्चित रूप से वो खरीदते हैं। दूसरा, वो जानते हैं कि अगर वो खरीद रहे हैं तो पैसा ज़ाया नहीं कर रहे हैं, वो एक लेगेसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अथवा वो एक बेहतर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक अवेयर कंज्यूमर, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर और एक कंज्यूमर जिसका दिल सही जगह पर है, जो जानता है कि अगर मैं ये खरीदूंगा तो मेरे किसान को अथवा मेरे शिल्पकार को इस प्रकार की मदद होगी। तो मैं बहुत ऋणी हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने इन हैशटैग्स को समर्थन दिया है। आगे भी इस तरह के हैशटैग्स हमें आपसे देखने के लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से हमारी ये खास बातचीत जारी रहेगी। स्मृति जी, एक सवाल और, 3 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, अगर आपके विभाग की बात की जाए तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की क्या उपलब्धियां रही, और खास तौर पर मैम जब से आपने चार्ज संभाला है उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के सामने रखना चाहती हैं? मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी सरकार कंटिन्यूटी की है, इसीलिए ये कहना कि मैंने कैसे बेहतर काम किया और संतोष जी का काम कैसा रहा, वो कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि हम सबके सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमने कोशिश ये की है कि मान लीजिए बुनकर की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि उसको नया लूम खरीदने के लिए, नया औजार खरीदने के लिए शिल्पकार को पैसा लेना पड़ता है। हमने ये कोशिश की है कि अगर वो बीपीएल परिवार से है शिल्पकार अथवा दिव्यांग है तो उसको पूरा का पूरा टूल किट हम मुफ्त में देते हैं। अगर बुनकर है, उसने अगर सॉफ्ट स्किल्स ली है, डिज़ाइनिंग की, पैकेजिंग की, अंग्रेज़ी बोलने की, ई कॉमर्स में कैसे जाने की, तो हथकरघा संवर्धन सहायता के माध्यम से वो बुनकर जो हमारे साथ ट्रेन होता है फिर उसको 90% पैसा देते हैं ताकि वो नई लूम ले सके, इसलिए उसके ऊपर आर्थिक भार नहीं आता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बुनकरों के लिए अलग से हेल्पलाइन बनाई है। उसी प्रकार से पावरलूम के लिए हमने हेल्पलाइन ली। पावरलूम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि जो 1-2 लूम लगाते थे वो कहते थे हमारे लिए बिजली का बिल बड़ा महंगा पड़ता है, क्या आप हमें सोलर पावर में मदद दे सकते हैं। तो अब 50% की मदद भारत सरकार देती है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का बार बार ये रुझान रहा है कि जो दलित परिवारों से हैं या फिर ट्राइबल परिवारों से हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में व्यवसाय विकसित करें या उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, उन्हें अपना पैरों पर खड़ा होकर उनको इस काबिल बनाएं कि वो 10 लोगों को और नौकरी दे। तो हमने इस स्कीम के अंतर्गत पावर टैक्स नाम की स्कीम है, उसके अंतर्गत हमने कोशिश की है कि अगर आप एससी समाज से हैं और एंटरप्रेन्योर हैं आपको 75% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप ट्राइबल परिवार से हैं और आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको पावर टैक्स के अंतर्गत सोलर पावर के लिए 90% की सब्सिडी मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये है
है कि पारदर्शी तरीके से जितना संभव हो हम विशेष रूप से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। टेक्सटाइल में आज 70% जो अपैरल में काम करती हैं वो महिलाएं हैं। तो हमने कहा है कि अगर आपको टफ्स का बेनिफिट चाहिए, टफ्स मतलब अगर आपको मशीनें खरीदनी है उसमें सरकार से सब्सिडी चाहिए और आप एक्सपोर्टर हैं, तो सबसे पहले आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है आपकी कंपनी में वो बनाई हुई है ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित माने। भारत की जो भागीदारी है विदेशी बाजार में 11% की है और इसको 17 करने की कोशिशें लगातार हैं। इस तरह का जो इवेंट है अपने आप में पहली बार आयोजित हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है भारतीय ब्रांड की वो धाक, वो छाप क्या हम विदेशों में भी छोड़ पाएंगे? जिसकी मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्री सेशंस भी होने वाले हैं, रशिया से, चाइना से, साउथ कोरिया से, बांग्लादेश से। वो अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से जितने डेलीगेट्स हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, वो भी आएंगी, चाहे वो कॉटन में हो, चाहे मैन मेड में हो, चाहे फैशन में हो। न्यूयॉर्क के एक फैशन स्कूल है जो वैसे तो कभी हमारे फैशन स्कूल्स के साथ दिखाई नहीं, उन्होंने स्वयं कहा कि हम 2 प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्सुकता है पूरे वैश्विक बाजार में कि भारत कर क्या रहा है और हमारी कोशिश है कि 3 दिन का कार्यक्रम सफल रहे ताकि हम दोबारा पूरे विश्व को हिंदुस्तान आमंत्रित कर सकें। देश में जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जो हमारी इतनी बड़ी ताकत है, इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या प्रधानमंत्री ने कोई टारगेट आपको दिया है? मैम, प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा ये रहती है कि आपके दरवाजे 24 घंटे खुले रहें ताकि वो लोग जो जनता के विषय आप तक पहुंचाना चाहते हैं, स्वयं नागरिक आप तक पहुंचना चाहता है, वो आप तक पहुंचे और अपनी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं अथवा जो भी उनकी चुनौतियां हैं उसको आप तक पहुंचाएं। तो चाहे वो बुनकर मित्र हेल्पलाइन हो, चाहे वो पावरलूम की हेल्पलाइन हो, चाहे हमारा स्वयं का प्रवास हो। आपने अभी देखा है पिछली सरकारों में तो भोज दिया जाता था सहयोगी दलों के लिए। इस सरकार में मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, हम सब जनता के दरवाजे पर जाकर जनता को आभार भी दे रहे हैं और साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में, सरकार की स्कीमों के बारे में बता रहे हैं। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, अगर महिला उद्यमियों की हम बात करें मैम, खास तौर पर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं आपको सुन रही हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक विशेष राउंड टेबल महिला उद्यमियों पर भी है इस पूरे टेक्सटाइल्स इंडिया इवेंट में। मुझे बहुत खुशी के साथ ये आज मैं कह रही हूँ कि जब हम आर्मी के साथ बातचीत करते हैं कि टेक्सटाइल्स विभाग अथवा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन आर्मी के लिए क्या क्या कर सकती है, तो इंडियन आर्मी जो पैराशूट्स लेती है उसको बनाने वाली जो उद्यमी है वो महिला है। तो उनसे अगर आपको मिलना है तो आप निश्चित रूप से टेक्सटाइल्स इंडिया के इवेंट में आइए, मैं आपका परिचय करवाऊंगी। ये जानकारी कैसे मिलेगी? आप जो चीज़ें आज बता रही हैं ये तो मतलब एक मौका है कि हम आके आपसे मिल रहे हैं, पर ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का आनंद है कि हाँ, आर्मी के लिए पैराशूट्स बनाने वाली जो कंपनी है उसकी मुखिया जो है वो महिला है। और मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शायद पब्लिक डोमेन में हो भी, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते। ये शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं क्योंकि हमारे जितने भी उद्यमी हैं वो छोटे छोटे किसी न किसी कार्यक्रम में आके अपना प्रोड्यूस दिखाते हैं। इसीलिए टेक्सटाइल्स इंडिया का इवेंट किया जा रहा है। बेल्जियम की लेस पुडुचेरी में बनती है। लुबोताओं का शू बहुत विख्यात है, उसका एक हिस्सा बनता है चेन्नई में। अरमानी का थोड़ा बहुत सिल्क का सामान यहाँ बनता है। लुई वुइटन का सामान बनता है। क्रिस्टियन डियोर तो यहाँ से सॉस नहीं करता, लेकिन क्रिस्टियन डियोर की भी बहुत इच्छा है कि वो यहाँ आए। डेजिग्यूल एक स्पेन का ब्रांड है। मदर एंड केयर एक और इंटरनेशनल ब्रांड है, वो तिरुपुर में उसका सामान बन रहा है। लुधियाना से शॉलें बनती हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया जाती हैं। तो ऐसा बहुत सामान है जो बहुत कम हिंदुस्तानियों को पता है कि एक्चुअली बनता हिंदुस्तान में है, एंजॉय से विश्व करता है। देश के कारीगर, बुनकर, दस्तकार, कपड़ा क्षेत्र से जुड़े व्यापारी, उन्हें आप क्या कह के प्रोत्साहित करना चाहेंगी कि वो इस सबसे बड़े टेक्सटाइल्स इवेंट का हिस्सा ज़रूर बने? आज तक देश में जितने भी हमारी बुनकर अथवा शिल्पकार अथवा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर एक्सपोर्टर्स हैं, वो निश्चित रूप से इसमें आ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि अगर नागरिक भी आना चाहें तो वो निश्चित रूप से आएँ और देखें तो कि हिंदुस्तान की ताकत टेक्सटाइल सेक्टर की क्या है। और इसके साथ ही अंत में इस टेक्सटाइल इवेंट से देश की कपड़ा उद्योग मंत्री को क्या उम्मीद है? मैं इतना ही कहूँगी कि हमने सोचा था कि मात्र 1000 से 1500 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार आएंगे, 2500 से ज़्यादा का आंकड़ा हो गया है। मैंने ये सोचा था कि शायद 5 से 10 हज़ार डोमेस्टिक बायर्स और सेलर्स आएंगे, वो आंकड़ा 15,000 से ज़्यादा हो गया है।
मुझे लगा हमारे सहयोगी मंत्री शायद मात्र 1-2 मंत्रालय हमारे साथ समन्वय कर पाएंगे, 17 मंत्रालय हमारे साथ समन्वय कर रहे हैं। टारगेट ये था कि 25 देश के प्रतिनिधि आएंगे, 60 देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं, आसियान का भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो जितना सोचा उससे ज़्यादा, जितना अपेक्षित था उससे ज़्यादा हम कर पाए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका उद्घाटन कर रहे हैं। महात्मा मंदिर में उद्घाटन कर रहे हैं कि जो हमारे देश का फ्रीडम फैब्रिक जिन्होंने, जिसे हम कहते हैं खादी, जिन्होंने उसको बुनकर देश को आज़ादी दिलवाई, शायद भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद कहीं अगर कपड़ा आज़ादी का एक अंग बना हो तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। तो उस इतिहास को और हिंदुस्तान के जो भविष्य है कपड़ा सेक्टर का, उसको उज्जवल बनाने के लिए हमारी ओर से छोटी सी पहल है। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सब आएँ, यही अपेक्षा है। स्मृति जी, हम ये उम्मीद करेंगे, ये पूरा देश ये उम्मीद करेगा कि आपकी और प्रधानमंत्री जी की ये अनूठी पहल कामयाब हो, सफल हो, देश के कारीगर बुनकर आपकी नीतियों के सहारे बहुत आगे जाएं और ब्रांड इंडिया का खूब नाम हो देश और विदेश में। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।